हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 104 है वो होने वाला है इशू ऑफ डिवेंचरस कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इशू ऑफ डिवेंचरस कोलेटरल सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैसे हम इनको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। ये हमारे आज का लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। मेरे बच्चे, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि समटाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो गलत ना करें। तो इसलिए मैं आज का जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ इशू ऑफ डिवेंचरस कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूँ कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर, तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता ये है बेटा कि कभी कभी कंपनी बेटा देखो लोन लेती है बैंक से। और लोन लेने का कारण क्या होता है ये सभी को पता होगा। बेटा कंपनी को अपनी बोलते हैं ना कि ग्रोथ करनी हो सकती है, कंपनी को फंड की जरूरत पड़ सकती है ड्यू टू द न्यू प्रोजेक्ट्स हमें ओपन करने हो सकते हैं। तो ये जो फंड की कमी होती है ये हम बैंक से लोन लेकर पूरी करते हैं। अब जब हम बैंक से लोन लेते हैं बेटा, तो बैंक तो लोन देने के लिए रेडी हो जाता है, पर बैंक भी इन रिटर्न हमसे डिमांड करता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बदले में कुछ ना कुछ एश्योरेंस के तौर पे, कि आप जो ये लोन लेकर जा रहे हो इसका पैसा आप कल के दिन हमें दे दोगे। एश्योरेंस के तौर पे आपको कुछ ना कुछ अपना एसेट गिरवी रखना पड़ेगा। तो मान लो कि अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, एज अ कंपनी हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तो हम बैंक को यहाँ पर अपना एसेट गिरवी कर रहे हैं, यानी मॉर्टगेज के तौर पे, प्लेज के तौर पे हम यहाँ पर अपने एसेट को दे रहे हैं बैंक को। ठीक है। एसेट हमारे पास ही रहेगा, पर कहीं ना कहीं ये गिरवी है, मतलब जो कागज हैं एसेट्स के, जो डॉक्यूमेंट हैं वो किनके पास रहेंगे, बैंक्स के पास रहेंगे। इससे होगा क्या बेटा, अगर मान लो कल के दिन अगर हमने लोन का पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक हमारे उन एसेट्स को बेचकर अपनी रिकवरी कर सकता है, यानी बैंक का पैसा डूबेगा नहीं। तो इसलिए कभी कभी बेटा जब बैंक लोन देते हैं ना, तो वहां पर बैंक वाले सामने वाली पार्टी से क्या डिमांड करती है, सिक्योरिटी डिमांड करती है कि आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पर अपने एसेट गिरवी रखने पड़ेंगे। समझ में आया। अब मान लो कि अगर कंपनी ने अपना कोई एसेट, लेट बी सपोज लैंड अगर गिरवी पे रखा है, तो इसको बोलते हैं प्राइम सिक्योरिटी। ये प्राइम सिक्योरिटी है जो हमने बैंक को दी है। पर कभी कभी हम बैंक को ना डबल एश्योरेंस करने के लिए, कि बैंक बिल्कुल सेफ फील करे और स्मूथली हमें लोन दे दे, तो यहाँ पर हम बैंक को बेटा प्राइम सिक्योरिटी के अलावा एडिशनल सिक्योरिटी, एक और सिक्योरिटी देते हैं। जैसे मान लो लैंड हमने गिरवी रखी बैंक के पास, पर हमने लैंड के साथ साथ बोल दिया कि लैंड ये प्राइम सिक्योरिटी पे दे रहे हैं हम आपको, पर जो बिल्डिंग है हमारी ये एडिशनल सिक्योरिटी है। अगर कल के दिन अगर हम लोन का पैसा ना दे बैंक आपको, तो पहले आप हमारी लैंड बिकवाना, और लैंड को बिकवा कर अगर आपको पैसा ना मिला तो फिर आप हमारी बिल्डिंग भी बिकवा सकते हो। तो ये जो बिल्डिंग मैंने एज अ सिक्योरिटी के तौर पे दी है ये एडिशनल सिक्योरिटी है, प्राइम नहीं है। प्राइम पे लैंड थी जो मैंने सबसे पहले जो सिक्योरिटी दी, पर उसके अलावा जो मैं सिक्योरिटी देता हूँ दैट इज नोन एज एडिशनल सिक्योरिटी, और उसी को कोलेटरल सिक्योरिटी बोला जाता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। पर यहाँ पर हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचरस कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर होता क्या है मेरे बच्चे, की कंपनी ना बैंक से लोन लेती है, और लोन लेते टाइम बैंक को देती है सेफ्टी यानी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेजिंग ऑफ एसेट, यानी एसेट्स को मॉर्टगेज कर कर एसेट गिरवी कर देती है। पर एसेट के अलावा यहाँ पर इन एडिशन कंपनी सिक्योरिटी देती है इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कंपनी ये कहती है कि हम आपको एसेट्स तो अपनी गिरवी कर ही रहे हैं बैंक, पर इसके साथ साथ हम अपनी कंपनी के डिबेंचर भी आपको दे रहे हैं एज अ एडिशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो कोलेटरल सिक्योरिटी है ना, वो किस तौर पे दी जा रही है, बाय इशूइंग ऑफ डिवेंचर। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक बना है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी हम बैंक से लोन ले रहे हैं, और लोन लेते टाइम हम अपने एसेट्स को गिरवी तो रख ही रहे हैं, वो प्राइम सिक्योरिटी है, पर उसके अलावा जो एडिशनल सिक्योरिटी हम बैंक को दे रहे हैं वो दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। तो इसी को बोला गया है कोलेटरल सिक्योरिटी। बट यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी जो दी जा रही है वो डिवेंचर की फॉर्म में दी जा रही है, इसलिए इस टॉपिक का नाम हो गया इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर बेटा मैं बात करूं, तो यहाँ पे लिखा भी है कि कोलेटरल सिक्योरिटी मींस लोन टेकन आर सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेजिंग ऑफ द एसेट।
जब भी हम लोन लेते हैं तो वो सिक्योर्ड करते हैं बाय मॉर्टगेजिंग ऑफ एसेट, यानी एसेट को मॉर्टगेज करके, विच आर नोन एज प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जो कि एकदम प्राइम यानी प्रिंसिपल सिक्योरिटी जो हमने फर्स्ट टाइम बैंक को दी है। बट सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी, बट ये जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी यानी जो प्राइम सिक्योरिटी जो हमने सबसे पहले दी थी बैंक को, है ना, अपने एसेट्स को मॉर्टगेज करके, अगर इसके अलावा भी इन एडिशन यानी इसके अलावा भी अगर हम कोई सिक्योरिटी अगर बैंक को दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। सच सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द लेंडर, और ये सिक्योरिटी जो रियलाइज करता है लेंडर, ये तभी करता है ओनली इफ द ड्यू अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड, जब ड्यू अमाउंट जो बैंक को लोन का पैसा वापस लेना है, ड्यू अमाउंट कैन बी रिकवर्ड बाय रियलाइजिंग द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, है ना। जो ड्यू अमाउंट है वो कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय रियलाइजिंग द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, मतलब जो बैंक को लोन का पैसा लेना है, अगर बैंक को वो पैसा नहीं मिल पा रहा है तो फिर बैंक क्या करती है मेरे बच्चे, इन सिक्योरिटी का यूज कर सकती है। पहले वो प्राइम सिक्योरिटी को बेचेंगे, और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर वो किसका सहारा लेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी का सहारा लेंगे जो हमने एडिशन में बैंक को दी थी। बोलो क्या आपको यहाँ पे बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। पर हमारा जो टॉपिक है वो कोलेटरल सिक्योरिटी पे ही है, जो कि यहाँ पर हम दे रहे हैं एज अ इशू ऑफ डिबेंचर करके। तो यहाँ पे ना हमें बस ये ट्रीटमेंट करना है कि जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ एडिशनल सिक्योरिटी, उसका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखो इसके ट्रीटमेंट ना दो तरीके से हो सकते हैं, मैं इनको फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड के नाम से पंडाउंस कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, आप एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है इशू ऑफ डिबेंचर इज कोलेटरल सिक्योरिटी से, तो आप किसी भी मेथड से अपना ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन रिकमेंड नहीं करता, आपकी अपनी मर्जी है, फर्स्ट मेथड लगाओ या सेकंड मेथड लगाओ। ठीक है, बाकी मैं रिकमेंड कर दूंगा कि कौन सा करना है, बाकी आप दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर बेटा हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पर बेटा जो हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते बेटा क्योंकि जो हम डिबेंचर यहाँ पर बैंक को दे रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ एडिशनल सिक्योरिटी, यहाँ पर कंपनी ये मानती है कि इनका अभी यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है, ये इनएक्टिव डिबेंचर्स हैं। ठीक है, एक्टिव डिबेंचर्स नहीं है, इनएक्टिव डिबेंचर्स हैं, और यहाँ पर बैंक इनका इस्तेमाल तभी कर पाएगी जब हम कभी लोन का पैसा देने से डिफॉल्ट करेंगे। तो कंपनी को पता है जो डिबेंचर हम दे रहे हैं वो नाम मात्र बस एक सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिबेंचर इशू की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक का इन पे हक तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोन का अमाउंट, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, जो लोन का अमाउंट होता है वो देने से डिफॉल्ट ना करें। ठीक है, इसलिए ना हम यहाँ पर बेटा कोई भी डिबेंचर इशू की एंट्री पास नहीं करते। तो यहाँ पे देखो बेसिकली कोई एंट्री पास नहीं होती डिबेंचर इशू करने की। ठीक है, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक से लोन लेने की एंट्री तो होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक डेबिट होगा क्योंकि एसेट है, बैंक पे पैसे आ रहे हैं, और आप बैंक से लोन ले रहे हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। वो एंट्री आप मारेंगे, चाहे फर्स्ट मेथड हो चाहे सेकंड, लोन लेने की एंट्री आप करेंगे। पर आप जो डिबेंचर इशू करने की एंट्री है वो फर्स्ट मेथड में आप पास नहीं करेंगे, डिबेंचर इशू करने की। ठीक है, आप पास नहीं करेंगे। और जब आप बैलेंस शीट में आएंगे ना बेटा, तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, जो भी सन होगा वो सन आप यहाँ लिखोगे, फॉर्मेट बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, और यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर दोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आपको पता है सबसे पहली लाइबिलिटीज आती है शेयर होल्डर फंड, बट आपको पता है डिवेंचर का कोई लेना देना नहीं है शेयर होल्डर फंड से, तो ये डैश हो गया। सेकंड पॉइंट में आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी ऐसी लाइबिलिटी जिनको आप 1 साल से ऊपर जाकर सेटल करोगे। तो अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है, जो कि लिया होगा तभी आप डिवेंचर को इशू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज एडिशनल सिक्योरिटी, तो बैंक लोन जो भी लिया है आपने क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आप यहाँ मेंशन करोगे, बस ब्रैकेट में बता दो कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने परसेंट वाले आपने कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करें। तो यहाँ बैंक लोन के नीचे मेंशन कर दोगे कि ये जो लोन लिया है ये लिया है आपने डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी पे देके, बस इतना मेंशन कर दोगे, बस बात खत्म। बोलो है ना इजी? तो याद रखना कोई एंट्री तो पास नहीं होती, बट इट इज डिस्क्लोज अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी। पर जब आप लोन दिखाते हो तो लोन के अंदर आप ब्रैकेट में करके दिखाओगे, शो करके दिखाओगे कि ये लोन सिक्योर्ड है बाय गिविंग एज कोलेटरल सिक्योरिटी।
बोलो, क्या आपको बात समझ में होगी? यस। बट अगर हम बात करें बेटा सेकंड मेथड की, तो यहाँ पर ना हम जो डिबेंचर दे रहे हैं बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं। देखो यहाँ हमारी सोच ये होती है कि जो हम डिबेंचर दे रहे हैं भले ये इनएक्टिव है, बट कल के दिन अगर हमने बैंक को पैसे देने से डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक के पास एक राइट तो है ही ना कि बैंक हमारे डिबेंचर को एक्सरसाइज कर सकता है और उनसे फंड रिकवर कर सकता है डिबेंचर को बेच के। तो यहाँ पर ना हम डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं इसको अपनी लायबिलिटी मानते हैं, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है। पर दूसरी तरफ हम ये भी मान रहे होते हैं कि जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं ये सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं हमने। ठीक है, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस को यहाँ पे डेबिट भी करते हैं। डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट करने का मतलब ये है बेटा कि हम एक तरफ जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसको तो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि यस हमने डिबेंचर दी और ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हम सिक्योरिटी के तौर पे ये डिबेंचर दे रहे हैं। पर दूसरी तरफ जैसे ही हम डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये जो डिबेंचर हमने दिए हैं बस सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं। ठीक है, ये टेक्निकली हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है अभी। तो डिबेंचर जो इशू किया तो उसको एक बार हमने लायबिलिटी बनाया, पर क्योंकि ये सिर्फ मेयर एक सिक्योरिटी के तौर पे दिए गए थे, तो हम अपनी इस लायबिलिटी को खत्म भी करना चाहते हैं। तो खत्म कैसे कर रहे हैं, डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट करके। ठीक है, अभी जब मैं बैलेंस शीट में शो करूंगा ना तो आप वहां देख लेना कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है। पर यस, एंट्री हम कैसे पास करते हैं, जो डिबेंचर हम बैंक को दे रहे हैं उसको एक बार लाइबिलिटी दिखाते हैं, और दूसरी तरफ ये मानते हैं कि यस ये डिबेंचर हम जो दे रहे हैं ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दे रहे हैं। तो अपनी इस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए हम डिबेंचर सस्पेंस को क्रिएट करते हैं और इसको डेबिट कर देते हैं। देखा जाए तो ये लाइबिलिटी जो डिबेंचर नाम की है डिबेंचर सस्पेंस से खत्म होती है, और टेक्निकली बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी मेंशन डिबेंचर के नाम से होती नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर बेटा डिबेंचर अभी ये लाइबिलिटी है भी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे हमने बस ये सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। तो एक यहाँ पर जनरल एंट्री आपको ये पास करनी पड़ेगी डिबेंचर इशू की। हालांकि इसका नेट इम्पैक्ट यही होता है कि डिबेंचर इज नॉट अ लाइबिलिटी। इसका नेट इम्पैक्ट यही है, इज नॉट अ लाइबिलिटी। पर हम दिखा कैसे रहे हैं, एक बार डिबेंचर को लाइबिलिटी शो करके, क्योंकि हम बैंक को डिबेंचर दे रहे हैं एज अ कोलेटरल, पर दूसरे टाइम ये मान रहे हैं कि ये डिबेंचर बस सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं। तो डिबेंचर सस्पेंस को हम यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, और नरेशन हमने पास कर दी कि बिंग डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पर जब हम बैलेंस शीट में आते हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, और जो भी हमारा सन होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। अब देखो सबसे पहले वही लाइबिलिटी सेक्शन आता है बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और ऑब्वियसली बात है सबसे पहले लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड होती है जिसके अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, बट यहाँ पे शेयर होल्डर फंड का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अमाउंट में आ गया नील। बात करें सेकंड पॉइंट यानी नॉन करंट लाइबिलिटी, तो इसमें आपके पास आएगी सबसे पहले लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग। चार लाइबिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ोगे बेटा, तो वहाँ पर जब मैं पहले ही चैप्टर में आपको बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन करंट लाइबिलिटी के चार हेड होते हैं। तो जो पहला हेड होता है ना वो लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। तो ऑब्वियसली बात है हमने जो बैंक से लोन लिया होगा वो हम एज अ लोन मेंशन कर देंगे। ठीक है, लोन मेंशन कर देंगे। पर यहाँ पर क्या होता है ना कि देखो हमने जो डिवेंचर इशू करे हमने उसको एक बार लाइबिलिटी दिखाया। ठीक है, तो हम ना जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ डिवेंचर हम इशू कर रहे होंगे उसको उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पे हम टोटल डिवेंचर की वैल्यू लिख देंगे इनर कॉलम में, और फिर लेस कर देंगे कि भाई हमने ये जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं ना ये नाम मात्र बस सिक्योरिटी के तौर पे करें, तो टेक्निकली ये कोई लाइबिलिटी नहीं है अभी हमारे लिए। तो डिवेंचर सस्पेंस को हमने यहाँ पर क्रिएट करा, डेबिट किया। तो हम क्या करते हैं कि डिबेंचर में से लेस कर सकते हैं, लेस करते हैं डिबेंचर सस्पेंस। तो डिबेंचर सस्पेंस भी सेम अमाउंट से ही होता है, तो ये लेस होता है, तो टेक्निकली ना डिबेंचर की कोई लाइबिलिटी ही नहीं आती। अब देखा जाए तो दोनों मेथड एक ही तो है, यहाँ पे भी डिबेंचर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे भी डिबेंचर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर बस सिक्योरिटी के तौर पर इश्यू किए जा रहे हैं एज अ कोलेटरल। तो इसलिए याद रखना दोनों मेथड एक ही बात करते हैं, बट एक में हम एंट्री पास नहीं करते, इशू ऑफ डिबेंचर की करते ही नहीं है, और एक में हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास तो करते हैं, डिबेंचर को लाइबिलिटी दिखाते तो हैं, पर फिर मेन टाइम दूसरे टाइम पे हम इसको ये भी मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि ये डिबेंचर हमने जस्ट एज अ सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं, तो टेक्निकली हमारी लाइबिलिटी नहीं है। तो इस लाइबिलिटी को हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर सस्पेंस। ठीक है, तो ये बस दो मेथड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसी से भी कर सकते हो। अब पर्सनली अगर आप मुझे लेकर कहते हो कि सर आप क्या कहते हो, तो देखो फर्स्ट मेथड बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आपको कोई एंट्री नहीं मारनी,
डिबेंचर इशू करने की, लोन जो लोगे आप वो तो एंट्री पास करनी है, लोन लेने की तो एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पर उसके बाद जो आप डिबेंचर इशू कर रहे हो ना, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी, और सीधा आप बैलेंस शीट में आएंगे, लोन दिखाएंगे और बस ब्रैकेट में शो कर देंगे कि ये लोन हमने जो लिया है, ये लिया है बाय गिविंग अ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है बस। और बाकी आप सेकंड मेथड भी फॉलो कर सकते हो, इसमें भी ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पर्सनली बच्चों को ज़्यादा फर्स्ट मेथड ही पसंद आता है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई? डन 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 डन, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसका क्वेश्चन आप देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि इस तरीके से है कि इट टुक लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है जो बैंक से लोन ले रही है 1 लाख रुपए की। ठीक है, और कब लिया है? 1 जनवरी 2022 को। एंड इशू किए हैं इन्होंने 8% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं बताए गए हैं, उनकी फेस वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम यही मान लेंगे कि जितना हमने बैंक से लोन लिया है उतने ही डिवेंचर हम दे रहे होंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कह रहे हैं रिकॉर्ड करो द रिलेवेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। मान लो जो कंपनी है जो लोन ले रही है वो कौन है? एम लिमिटेड है। एंड प्रिपेयर करो द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2022। मान लो कैलेंडर ईयर है कंपनी का एज अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर होता है, पर यहाँ क्वेश्चन ने बोला है भाई 31 दिसंबर 2022 को बैलेंस शीट बनानी है तो बनाएंगे। और इग्नोर करो इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना, इग्नोर कर दो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगर बेटा हम जनरल एंट्री और बैलेंस शीट प्रिपेयर करें कोलेटरल सिक्योरिटी के जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, दो मेथड है, एक फर्स्ट मेथड और एक सेकंड मेथड। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री हम लगाएंगे, देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री फिर बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम जर्नल एंट्री लगाएंगे। अच्छा देखो मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, बट फॉर्मेट सबको क्लियर होना चाहिए, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट मुझे लगता है फॉर्मेट सबको पता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री पास कर दी बेटा। सबसे पहले हम ना देखो 1 जनवरी 2022 को लोन लेने की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमने बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है 1 जनवरी 2022 को। तो जो हम लोन ले रहे हैं ना बैंक से, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक में पैसे आ गए, ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं ना तो हाथ में नहीं मिलते, हमें कैश नहीं मिलता, बैंक अकाउंट में हमारे पैसे क्रेडिट किए जाते हैं, यानी डिपॉजिट किए जाते हैं। तो हमारे बैंक में पैसे आ गए, यानी अकाउंट डेबिट, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। और दूसरे टाइम पे ये हमारे लिए अब लाइबिलिटी भी है, क्योंकि हम बैंक से लोन ले रहे तो हमें फ्यूचर में पैसा वापस भी करना है, तो ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1 लाख 1 लाख। ठीक है, नरेशन पास कर दी, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अच्छा, आपको पता है फर्स्ट मेथड में जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ पर हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, हम करते ही नहीं कोई एंट्री पास। हम मानते हैं कि ये जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं ये हमारे लिए लाइबिलिटी ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि बस ये हम सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं, तो कोई एंट्री ही पास नहीं करते। बस जब बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा, तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट कब बनती है? 1 जनवरी को बनेगी कि 31 दिसंबर को? तो 31 दिसंबर 2022 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, और यहाँ पे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी वही मेंशन करेंगे, मेन लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, जो कि यहाँ पर कोई लेने देना नहीं है, तो डैश। सेकंड पॉइंट में आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें हम सबसे पहले लाइबिलिटी मेंशन करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें हम लिखेंगे कि हमने बैंक से लिया है लोन 1 लाख, और हम मानेंगे कि ये जो डिबेंच यहाँ पर जो हम ये लोन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 9% डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बस ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि ये लोन सिक्योर्ड है। ठीक है, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? पर अगर हम सेकंड मेथड फॉलो करते हैं ना, तो यहाँ पर पहली एंट्री तो वही होगी 1 जनवरी 2022 को लोन टेकन फ्रॉम बैंक, और यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सेम एंट्री होगी, कोई दिक्कत नहीं है लोन लेने की। तो ठीक है, बिंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। पर यहाँ पर क्या होता है कि जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना इस कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री मारते हैं। एक बार जो हम डिबेंचर दे रहे हैं बैंक को ऐसे सिक्योरिटी के तौर पे, उसको लाइबिलिटी दिखाते हैं, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड एज पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो क्रेडिट है तो हमने डिबेंचर को लाइबिलिटी दिखाया, क्रेडिट किया। पर दूसरे टाइम पे हम ये मानते हैं कि ये जो हम डिबेंचर दे रहे हैं ना बैंक को बस सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं, तो टेक्निकली ये हमारी लाइबिलिटी अभी नहीं है। ठीक है, कल के दिन अगर कभी डिफॉल्ट करेंगे तो तब है। तो हमने जब डिबेंचर दिए तो डिबेंचर को हमने लाइबिलिटी माना, पर हम दूसरे टाइम पे ये मान रहे हैं कि ये जो डिबेंचर हम दे रहे हैं बस सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं, तो इनका बैंक अभी कोई यूज नहीं कर सकती, तो टेक्निकली दे आर नॉट अ लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी। सो दैट्स वाई हम डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर कर अपनी इस लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं।
ठीक है, अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और देखो इसमें ना मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो सेकंड मेथड है, चलो आपने डिवेंचर इशू की है बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, बदले में क्या मिला? बताओ ना, बदले में क्या डिवेंचर इशू करके कोई पैसा मिला? अब आपको पता है जब आप डिवेंचर इशू करते हो तो डिवेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक तरीके से कंपनी लोन मांग रही होती है। तो बताओ, अगर हम डिवेंचर बैंक को दे भी रहे हैं तो बैंक से हमें क्या मिल रहा है? सर बैंक से हमें लोन मिल रहा है। बेटा लोन लेना एक अलग इवेंट है, और हम जो डिबेंचर को इशू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये एक अलग इवेंट है, ये तो सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं। तो बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट करते हैं और इस लायबिलिटी को खत्म करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली एट प्रेजेंट जब कंपनी ये डिबेंचर दे रही है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को, तो ये कंपनी के लिए अभी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी के लिए लायबिलिटी मे बी तब बनेगा जब कंपनी इसे जब कंपनी लोन का अमाउंट पे करने से कभी क्या करेगी? डिफॉल्ट करेगी, तब बैंक इन डिवेंचर का एक्सरसाइज कर सकता है। बट अदरवाइज ये कंपनी के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हम डिवेंचर को इशू करते हैं और उसे लाइबिलिटी दिखाते तो हैं, पर ऑन द मेन टाइम हम इस लाइबिलिटी को खत्म भी करते हैं डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट करके। ठीक है, अमाउंट दिया नहीं है, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है, कितनी फेस वैल्यू के साथ जो कॉलेटरल पे दे रहे हैं, तो हमने 1 लाख ही मान लिया जितना बैंक से क्या लिया था? लोन। ठीक है, फिर अगर हम बैलेंस शीट में आए मेरे बच्चे, तो बैलेंस शीट में बेटा हम प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022 लिख के, फिर पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट फॉर्मेट इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेंशन करेंगे। शेयर होल्डर फंड वही नील आएगा। एनसीएल में लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में सबसे पहले आएगा बैंक लोन। अच्छा बताइए बैंक से लोन कितना ले रहे हैं हम? 1 लाख, तो यहाँ पर आएगा 1 लाख। अच्छा 8% डिबेंचर लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और बोलेंगे कि हमने 8% डिबेंचर कितने इशू किए? 1 लाख। एक बार इसे लाइबिलिटी दिखाया इनर कॉलम में, और फिर 8% डिबेंचर सस्पेंस की हेल्प से हमने इसको माइनस भी कर दिया। हमने कहा ये टेक्निकली कोई लाइबिलिटी नहीं है अभी हमारे लिए, क्योंकि इनएक्टिव डिबेंचर है। बैंक इनका इस्तेमाल तभी कर सकती है जब कभी कंपनी लोन का पैसा देने से डिफॉल्ट करे, तो अभी ये कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो 8% डिबेंचर सस्पेंस से हमने इस लाइबिलिटी को कैंसिल आउट किया, माइनस किया, और टेक्निकली डिबेंचर की लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नील आ गई। तो बोलो बात समझ में आ गई ना? तो देखो दोनों मेथड यही तो कहते हैं, देखो यहाँ पे भी कोई डिबेंचर की लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बस बैंक लोन ही दिख रहा है। बस दोनों का दिखाने का तरीका थोड़ा थोड़ा क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है। मैं एक बार बस इसे रीड कर लेता हूँ जहाँ पर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कंपनी हैड रुपीज 5 लाख 6% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2011। कंपनी ने बेटा ऑलरेडी मार्केट में पब्लिक के बीच में अपने 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रखे हैं, तो इसका आपको कोई एंट्री पास नहीं करना, बिकॉज ये डिवेंचर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, ये ऑलरेडी इशूड कंपनी ने कर दिए हैं। ठीक है, पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा कि ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे एक साल में 1 जनवरी 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक, यानी पूरे एक साल में कंपनी ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, कंपनी ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का बैंक से, फ्रॉम बैंक, फॉर विच द कंपनी प्लेस विद बैंक डिवेंचर फॉर रुपीज 1,20,000 इज कोलेटरल सिक्योरिटी। जिसके बदले बेटा हमारी कंपनी बैंक को 1,20,000 के डिवेंचर दे रही है इन कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में, और हमें शो करना है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इन द बुक्स फॉर डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपको पता है जब हम अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर दोनों से हमें एंट्री पास करनी है। एग्जाम में एक ही आता है, याद रखना, कोई भी आप चूज कर सकते हो फर्स्ट सेकंड, बट यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, इसलिए हम दोनों से, यानी दोनों अल्टरनेटिव मेथड से आंसर करेंगे। अगर फर्स्ट मेथड से आंसर करते हो तो आपको सबसे पहले बैंक लोन की एंट्री पास करनी है। ठीक है, चाहे फर्स्ट मेथड से करो चाहे सेकंड मेथड से करो, जो आप बैंक से लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपए का, उसकी तो एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पर अगर आप बात करते हो डिवेंचर इशू करने की, जो 1,20,000 के जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं बेटा एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो क्या इसकी एंट्री पास करनी है क्या? तो अगर आप फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हो तो डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास नहीं करनी। पर सेकंड मेथड में आपको पता है, एक बार जो हम डिवेंचर इशू करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में, उसको हम लाइबिलिटी दिखाते हैं, क्रेडिट करते हैं, और दूसरे टाइम पे हम बोलते हैं कि ये बस सिक्योरिटी फॉर्म में हम अपने बैंक को ये डिवेंचर दे रहे हैं, ये टेक्निकली कोई अभी लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर हम अपने डिवेंचर को रिड्यूस भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर सस्पेंस की मदद से। तो देखा जाए तो टेक्निकली डिवेंचर हमारी यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हम बस सिक्योरिटी के फॉर्म में दे रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर सेकेंड मेथड में हम एक मिनी एंट्री पास करते हैं डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। बात करूँ बैलेंस शीट की मेरे बच्चे, तो बैलेंस शीट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। देखो अगर आप फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड में तो कुछ नहीं जाएगा, बट नॉन करंट लायबिलिटी में जब आप मेंशन करोगे, तो आपने ऑलरेडी मार्केट में कितने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, 6% डिवेंचर इशू कर रखे हैं, कितने रुपए के साथ, 5 लाख रुपीज के साथ, तो ये आपकी लायबिलिटी आएगी बस। बट फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हम बैंक लोन को मेंशन करते हैं। अब हमने बैंक से लोन कितना लिया था बेटा, 1 लाख रुपए का, तो हम 1 लाख रुपए का बैंक लोन यहाँ पे लायबिलिटी मेंशन कर देंगे, बस ब्रैकेट में बता देंगे कि ये हमने जो बैंक लोन लिया है, ये करा है एज अ 6% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी के बिहाफ पे, मतलब ये लोन जो लिया है ये सिक्योर्ड है बाय 6% डिवेंचर एज कोलेटरल, ठीक है, इतना मेंशन करते हैं। बट अगर सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग जाएं, तो सारा का सारा सेम है, बस नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हम वही 6% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, 5 लाख का, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक लोन भी हम 1 लाख रुपए का दिखाएंगे, पर यहाँ ब्रैकेट में हम मेंशन नहीं करते कि ये डिवेंचर सिक्योर्ड है, सॉरी ये लोन सिक्योर्ड है विद द हेल्प ऑफ एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ ब्रैकेट में मेंशन नहीं करते। इनफैक्ट हम 6% डिवेंचर को जो हमने कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू किया था, याद है कितने का, 1,20,000 का, हम इसको एक बार अपनी लाइबिलिटी दिखाते हैं, क्योंकि सेकंड मेथड में ना बेटा हम एक बार डिबेंचर को अपनी लाइबिलिटी दिखाते जरूर हैं, पर डिबेंचर सस्पेंस की हेल्प से हम उसे रिड्यूस भी कर देते हैं, क्योंकि टेक्निकली जो डिबेंचर हम दे रहे हैं बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी पे, बस सिक्योरिटी के बेसिस पे एश्योरेंस दे रहे हैं हम बैंक को कि यस कभी डिफॉल्ट करें तो आप हमारे डिबेंचर बेच सकते हो और फिर अपने पैसे रिकवर कर सकते हो, बट मीनवाइल ये जो डिबेंचर की ओनरशिप है ये कंपनी के ही पास है, तो ये कंपनी के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं, तो 6% डिबेंचर सस्पेंस के नाम से हम इसे माइनस भी कर देते हैं, पर टेक्निकली कोई डिबेंचर हमारी जो हमने कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करी है वो हमारी लाइबिलिटी नहीं होती। तो ये आप यहाँ पर बैलेंस शीट ऐसे शो कर सकते थे, बाकी एंट्री तो आप लगा ही सकते हो, ठीक है, बैंक लोन की एंट्री दोनों तरफ लगेगी, डिबेंचर इशू करने की फर्स्ट मेथड में कोई एंट्री नहीं लगती, बट सेकंड मेथड में आप मिनी एंट्री पास करोगे। बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हो, खुद से लगाना है, खुद से करना है, हेल्प मैंने कर दी, बता दिया, बट घर में जाकर बिना देखे आंसर को बिना देखे करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है कि एम लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने इशू करे हैं 10,000, 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 जनवरी 2004, यानी फुल स्टॉप हो गया, मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो गया। इसका मतलब ये है बेटा कि कंपनी ने अपने 10,000 डिवेंचर इशू करे हैं 100 ईच वाले, और ये 10% महंगे में किए जा रहे हैं, बताया नहीं सॉरी बताया नहीं इंस्टॉलमेंट में है कि लमसम में, यानी हम अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल करके मंगा रहे हैं, यानी इंस्टॉलमेंट में, कि हम लमसम में मंगा रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये लमसम है। सारा का सारा ये जो 10,000 डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं सिंगल शॉट में कर रहे हैं, एक बारी में पैसा मंगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिवेंचर इशू की एंट्री पास करेंगे, देखा जाए तो, है ना, मैं बेटा पॉइंट वाइज आपको कराता रहता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करूँ, तो ये डिवेंचर इशू करे जा रहे हैं कब, 1 जनवरी 2004 को, हमने फॉर्मेट में मेंशन किया डेट 2004 1 जनवरी। सबसे पहले हम डिवेंचर इशू की एंट्री पास करेंगे लमसम में। आपको पता है जब लमसम में पास करते हैं एक ही कॉल होती है, जो पहली कॉल होती है उसमें पहली एंट्री रिसीव और फिर ड्यू की होती है। रिसीव की एंट्री आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। क्या लगता है कंपनी ने जो अपने डिवेंचर इशू करे थे वो 100 रुपये पे करे थे कि 10% महंगे पे करे थे, तो प्रीमियम पे करे थे, याद रखना, एक्स्ट्रा पे, यानी यहाँ पर कंपनी 10% ज़्यादा मांग रही है। इस 10% को रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो, फेस वैल्यू पे लगाओ, 100 रुपये का 10% अगर आप निकालेंगे ना बेटा, 10 रुपये निकल कर आता है। यानी कंपनी जब अपने डिवेंचर को इशू कर रही है ना, तो वो 100 रुपये का नहीं कर रही है, ठीक है, 100 रुपये का नहीं कर रही, वो 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रही है। तो कंपनी टोटल कितने रुपए पे इशू कर रही है, 110 पे। तो कंपनी को जब पैसा रिसीव होगा फर्स्ट टाइम तो 110 होगा, तो 10,000 पे 110 रुपये होगा, यानी 11 लाख रुपए, ठीक है। तो 11 लाख रुपए की कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम से लाइबिलिटी दिखाई, और 11 लाख रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में भी आ गए। पर फिर जब कंपनी ने ड्यू किया, तो जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंपनी के लिए लाइबिलिटी था, कंपनी अब इस लाइबिलिटी को रिड्यूस करके 11 लाख रुपए से अब यहाँ पर जनता को बनाती है अपनी कंपनी में लेंडर, यानी कंपनी एक्नॉलेज कर दी है कि मैंने जनता से क्या लिया है, लोन। तो यहाँ पर अब कंपनी अपनी लाइबिलिटी 8% डिवेंचर को दिखाती है, क्योंकि अब हम जनता को सर्टिफिकेट देंगे ना डिवेंचर का, तो यहाँ पे अब कंपनी लाइबिलिटी दिखाती है डिवेंचर को, पर डिवेंचर तो जनता के पास 100 रुपये का जाएगा, क्योंकि डिवेंचर की रियल कीमत तो कितनी थी, 100 रुपये।
तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए के हमने जनता को डिवेंचर दे दिए। पर कंपनी ने तो यहाँ 110 मांगे थे, 100 थोड़ी मांगे थे। तो कंपनी ने 100 रुपए की तो लेंडरशिप दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया जनता को, एक्नॉलेज कर दिया कि डेट लिया है 100 रुपए का। पर कंपनी ने तो 10 रुपए ज्यादा मांगे थे ना। तो 10,000 डिवेंचर पे जो कंपनी को 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ना बेटा, वो कंपनी का फायदा है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम है। एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो कंपनी ने क्रेडिट कर दिया। तो देखो, क्रेडिट में हो गए ना 11 लाख, और डेबिट में भी 11 लाख, यानी 11 लाख रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के आए थे, जिसमें से 10 लाख रुपए के हमने उन्हें डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दिए, जनता को लेंडर बना दिया अपनी कंपनी में फेस वैल्यू के साथ। और 1 लाख रुपए जो हमने एक्स्ट्रा लिए जनता से, वो कंपनी का फायदा है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। नरेशन आप कर सकते हो, बीइंग 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम 10%। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो लिखा है कि इट परचेज सन्ड्री एसेट। अब एम लिमिटेड जो है वो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कर रही है कि परचेज कर रही है सन्ड्री एसेट। कितने रुपए के? 2,50,000 के सन्ड्री एसेट, मतलब वेरियस एसेट बताया नहीं तो सब क्यूमुलेट करके सन्ड्री एसेट लिख दिया कि कौन कौन से एसेट है, फर्क नहीं पड़ता, सारा जोड़कर एक साथ सन्ड्री एसेट लिख दिया कि टोटल एसेट जो हम खरीद रहे हैं 2.5 लाख के खरीद रहे हैं। और टुक ओवर द लाइबिलिटीज, और हम लाइबिलिटीज भी खरीद रहे हैं 1,90,000 रुपए की। तो देखो, जब हम किसी के एसेट्स और किसी के लाइबिलिटीज खरीदते हैं ना, इट मीन्स हम बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। एंड इशूड 8% डिवेंचर, और हम 8% डिवेंचर इशू कर रहे हैं 5% के डिस्काउंट में टू द वेंडर को। जिसका भी हम बिजनेस खरीद रहे हैं उसको हम वेंडर बोल रहे हैं बेटा, और जिसका भी बिजनेस हम खरीद रहे हैं उसको हम बदले में अपने 8% डिवेंचर दे रहे हैं 5% के डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहाँ से है? अब देखो, इसके आगे फुल स्टॉप लग गया, यानी यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म होता है। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे, जो ये कंसेप्ट लिया गया है, ये लिया गया है डिवेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से। अभी जो हमारा प्रायर लेक्चर था, है ना, 103, ये 104 लेक्चर है, पर जो हमारा 103 लेक्चर है उसमें हमने इसी टॉपिक के बारे में तो पढ़ा था, डिवेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे ना देखो, हम पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, सारा काम ये 1 जनवरी को हो रहा है, तो 1 जनवरी। देखो, उस वेंडर के एसेट अब हमारे एसेट, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एज पर रूल ऑफ अकाउंटिंग, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। उस वेंडर की लाइबिलिटी अब हमारी लाइबिलिटीज, तो बताओ हम उसकी लाइबिलिटी कितने की खरीद रहे हैं? 1,90,000 की। अब आप ये बताओ कि उसके बिजनेस के एसेट्स कितने के थे? 2.5 लाख के। उस बिजनेस की जो लाइबिलिटीज थी वो कितने की थी? 1,90,000 की। तो टेक्निकली वेंडर का जो बिजनेस है ना, वो कितने का है? 60,000 का है। क्योंकि अगर हम उस बिजनेस के 2.5 लाख के एसेट्स खरीद रहे हैं तो उस बिजनेस की लाइबिलिटी, देनदारी भी तो खरीद रहे हैं ना। तो वो बिजनेस जो टेक्निकली है वो 60,000 का है। अब ये बताया नहीं है बेटा क्वेश्चन में कि हम वेंडर को कितना पे कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि वेंडर को ना हम 60,000 देंगे, जितने का बिजनेस है उतने का। अब मान लो हम 60 की जगह कितना देते? 70, तो 10,000 का डेबिट में बैलेंस बचता है और हम इसको गुडविल मान देते हैं। हम कहते हैं कि हम उसकी रेपुटेशन बाय कर रहे होंगे, इसलिए हम उसे एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अगर हम 60 की जगह 50,000 पे करते तो इसका मतलब हम कम दे रहे हैं 10,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये क्रेडिट में बचता, ये हमारा आ जाता कैपिटल रिजर्व, फायदा हो जाता, और हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे होते। ये हमने पढ़ा है बेटा प्रायर लेक्चर में, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। पर यहाँ पर मेरे बच्चे बताया नहीं कि वेंडर को कितना देना था। हम ये मानेंगे जितना इस बिजनेस का नेट एसेट है यानी 60,000, उतना ही हम वेंडर को पे करेंगे। तो वेंडर को हमने लाइबिलिटी दिखाया 60,000 से, नरेशन पास कर दिया बिंग बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर। फिर इसके बाद हम वेंडर को पे करेंगे। अब वेंडर को पे करेंगे तो वेंडर जो हमारे लिए पहले लाइबिलिटी था, क्रेडिट था, अब वो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा 60,000। और बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? अपनी कंपनी के डिवेंचर, 8% डिवेंचर। ठीक है, पर ये तो बताया ही नहीं है ना, ये तो बताया ही नहीं। हाँ, ये जरूर बता रखा है कि डिवेंचर हम दे रहे हैं 5% के डिस्काउंट में, यानी 5% सस्ते में, पर कितने नंबर ऑफ डिवेंचर दे रहे हैं हमको तो बताया ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे एक। ठीक है, मैंने यहाँ बगल में ही बना दिया, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिवेंचर इशू का बोलते हैं ना कि वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसका फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का। अगर मैंने डिवेंचर नंबर ऑफ डिवेंचर आपको मेंशन नहीं कर रखे, या मैंने आपको डिवेंचर की वैल्यू नहीं बता रखी, अगर मैं टोटल डिवेंचर की वैल्यू बता दूं बात बन जाए, मैं नंबर ऑफ डिवेंचर दे दूं तो उसे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप डिवेंचर की वैल्यू निकाल सकते हो। पर अगर मैंने नंबर ऑफ डिवेंचर भी आपको नहीं दिया, डिवेंचर की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो फिर हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है? पेमेंट टू वेंडर, कि वेंडर को देना कितना है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, और प्रीमियम है तो प्लस करते हैं, डिस्काउंट है तो माइनस करते हैं। यहाँ पर वेंडर को हम अपने डिवेंचर डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा। बताइए वेंडर को कितना देना है? 60,000। क्योंकि कैश बैंक से, कैश बैंक या बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बीपी से हमने कुछ पे नहीं किया, तो पेमेंट कितनी करनी बाकी है? वेंडर को 60,000 करनी बाकी है। फेस वैल्यू, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है? देखा जाए तो फेस वैल्यू ना भी यहाँ पे बताया नहीं है, पर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कंपनी के जो डिवेंचर हैं
जो कंपनी ने पहले पब्लिक को इशू किए थे वो कितने के थे, 100 के। तो ये जो वेंडर को मैं डिवेंचर दे रहा हूँ सेम 8% वाले ही दे रहा हूँ, तो इनकी फेस वैल्यू भी तो 100 ही होगी। तो 100 रुपये का डिवेंचर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और 5% का डिस्काउंट है बेटा, 100 रुपये का मैं अगर 5% निकालता हूँ ना, तो ये 5 रुपये निकल कर आता है। इट मीन्स मैं 5 रुपये का क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, किसको, अपने वेंडर को। तो देखा जाए तो 60,000 हो गया, और मेरा जो इशू प्राइस हो गया वो 100 नहीं 95 हो गया, क्योंकि मैं 5% सस्ते में दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ ना मेरे बच्चे, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये सॉल्व करके पता है कितना आता है, पॉइंट में आता है 631.58। अब देखो जाए तो जो डिबेंचर हो चाहे शेयर हो, उनकी मिनिमम यूनिट होती है 1। अगर आपको कंपनी के अंदर शेयर खरीदना है या आपको कंपनी में डिबेंचर खरीदना है, तो कम से कम आप एक डिबेंचर या एक शेयर तो खरीदोगे। ऐसे तो नहीं खरीद सकते 0.58, 0.75, 0.62, ऐसे तो नहीं खरीद सकते आप, है ना। तो इसलिए याद रखो, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो पॉइंट के बाद वाले डिबेंचर आ रहे हैं, जो पॉइंट्स में आ रहे हैं, इनको हम कैश में पे कर देंगे, ठीक है। और जो पॉइंट से पहले वाले डिबेंचर हैं, जो एक्यूरेट फिगर में 631 डिबेंचर्स, इनके हम डिबेंचर्स प्रोवाइड कर देंगे वेंडर्स को, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लो बेटा ये कैल्सी है। अब ये कैल्सी, ये एक यूनिट है, बिकेगा तो एक ही बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर आधा कैलकुलेटर आप रख लो आधा हम रख लेते हैं, तो फिर ना तो ये आपके काम का ना मेरे काम का, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो लोगे तो पूरा लोगे, वरना लोगे ही नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, मिनिमम यूनिट डिबेंचर और शेयर की एक होती है। तो पॉइंट्स में डिबेंचर खरीदे बेचे नहीं जाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए जो मैं डिबेंचर दूंगा ना यहाँ पे वेंडर को, वो 631 डिबेंचर दूंगा विद फेस वैल्यू के साथ, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है, भले मैं 5 रुपये सस्ते में दे रहा हूँ, पर वेंडर के पास तो 100 रुपये का डिबेंचर जाएगा ना, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो 100 रुपये है। तो 631 इंटू 100 करेंगे तो 63,100 आएगा। पर क्योंकि देखो मुझे पेमेंट कितनी करनी थी वेंडर को, 60, पर मैं करके कितने आ रहा हूँ, मैं डिबेंचर कितने दे रहा हूँ, 63,100। तो साफ साफ बात है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रहा हूँ, किसको, वेंडर्स को। और ऑफकोर्स की बात है, मैं अपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने डिबेंचर्स सस्ते में दे रहा हूँ। किस में दे रहा हूँ, सस्ते में। तो जब हम कोई चीज़ सस्ते में देते हैं ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें फिर डिबेंचर्स की ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इसलिए ना यहाँ पर देखो हमें ना नुकसान हो रहा है, तो हम यहाँ पे नुकसान बनाएंगे किसको, 8% डिबेंचर डिस्काउंट को, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हमने देखो इसको डेबिट किया। 631 डिबेंचर पे हमें 5 रुपये का नुकसान होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 3,155 आएगा। अब अगर आप देखो तो इतना ही हमारा पॉइंट होना चाहिए, बस इतना। पर अगर हम देखो टोटल करते हैं ना, तो डेबिट का टोटल आता है 63,155, क्रेडिट का टोटल आता है 63,100। तो हमारे क्रेडिट में ना 55 रुपीज़ का अभी भी डिफरेंस बच रहा है। तो ये जो डिफरेंस बच रहा है ना, हम इसको किस में पे कर देंगे, कैश में। क्यों ये डिफरेंस पता है क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारे कुछ डिबेंचर पॉइंट्स में आ रहे थे। तो हम ये मानेंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में ना, वो हम यहाँ पर कैश से पे कर देंगे। तो डिफरेंस आ रहा था 55 रुपये, वो हमने कैश से वेंडर को पे कर दिया, ठीक है। नरेशन हो गया बिंग पेमेंट टू वेंडर थ्रू कैश एंड 8% डिबेंचर। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना कि अगर कभी आप इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश का कंसेप्ट कर रहे हैं, और कभी आपके नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ डिबेंचर पॉइंट्स में निकल जाए, तो पॉइंट वाली फिगर को आप एज्यूम करोगे कि जो डिफरेंस आ रहा होगा क्रेडिट साइड में, वो कैश में आप पे कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, द आंसर इज यस। अब इसके बाद ये पॉइंट भी हमारा खत्म हो गया। फिर कह रहे हैं ऑन द सेम डेट, यानी 1 जनवरी 2004 को ही, इट टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक, यानी एम लिमिटेड ने बैंक से क्या लिया है, लोन। कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, एंड इशूड कर रहे हैं 8% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और हम ना बदले में बैंक को अपने 8% डिवेंचर दे रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे। तो ठीक है, अगर मैं फर्स्ट मेथड फॉलो करता हूँ, कौन सा मेथड फॉलो करता हूँ, फर्स्ट मेथड फॉलो करता हूँ, मान लो, तो मैं सिर्फ बैंक लोन लेने की एंट्री लगाऊंगा, पर डिवेंचर इशू करने की एंट्री नहीं लगाऊंगा एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। बट अगर आप सेकंड मेथड फॉलो करते हो, तो आपको बैंक लोन लेने की एंट्री भी लगानी पड़ेगी, और जो आप डिवेंचर इशू कर रहे हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री लगानी पड़ेगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो बेहतर है कि आप फर्स्ट मेथड फॉलो कर लो, है ना, फर्स्ट मेथड फॉलो कर लो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बैंक लोन लेने की एंट्री लगाऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। और मैं लोन कितना ले रहा था बैंक से, मैं लोन ले रहा था बैंक से 1 लाख रुपए का, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, लोन लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, नरेशन हो गया बिंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ओके, बोलो क्लियर हो गई बात। तो देखो ये एक क्वेश्चन था, पर एक क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट थे। पहला था नॉर्मल इशू इन लमसम, ठीक है।
दूसरा परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, और तीसरा कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पेपर में भी ऐसा आ सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन तीन पॉइंट्स दे दे, तो आपको ना यहाँ पर बोलते हैं ना कि मैसअप नहीं करना है, हर एक पॉइंट पे आकर रुक जाना है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ो, हर एक स्टेटमेंट को पढ़ो और उसकी एंट्री लगाओ, हर एक स्टेटमेंट को पढ़ो उसकी एंट्री लगाओ। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है, ठीक है। चलो फिर अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करोगे, तो सबसे पहली बात है बैलेंस शीट बनाओगे 31 दिसंबर 2004 की, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी शो करोगे, शेयर होल्डर फंड लिखोगे। शेयर होल्डर फंड के अंदर याद रखो शेयर कैपिटल है नहीं, यहाँ शेयर का कोई लेना देना नहीं, तो डैश। पर यस रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। आपको पता है यहाँ फायदा हुआ था आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने जो डिबेंचर इशू करे थे स्टार्टिंग में, याद है स्टार्टिंग में वो करे थे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% महंगे पे करे थे। तो यहाँ पर कंपनी को ना 10,000 डिवेंचर पे 10 रुपए का फायदा हुआ था, यानी 1 लाख रुपए का फायदा हुआ था। तो बस रिजर्व एंड सरप्लस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाओगे 1 लाख रुपए का। बाकी उसके बाद आप आओगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, जिसमें आप सबसे पहले लाइबिलिटी मेंशन करोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें आप बैंक लोन लिखोगे, आप बैंक से कितना लोन ले रहे हो 1 लाख, और यहाँ पे मेंशन कर दोगे 8% डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी ब्रैकेट में, जिससे ये पता चल जाए कि ये लोन सिक्योर्ड है, ठीक है, बाय इशूइंग ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और उसके बाद ना बेटा हम 8% डिबेंचर को मेंशन करेंगे कि ये कौन से 8% डिबेंचर हैं। देखो आपने सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी पे ही थोड़ी डिबेंचर इशू करे थे, आपने नॉर्मल भी तो 10,000 डिबेंचर इशू करे थे ना। आपने 631 डिबेंचर किसको इशू करे हैं, 631 डिबेंचर आपने किसको इशू करे हैं, आपने 631 डिबेंचर आपने अपने वेंडर को भी तो इशू करे हैं। तो टोटल आपने डिवेंचर कितने इशू करे हैं, 10,631 डिवेंचर आपने इशूड किए हैं। तो ये जो आपने डिवेंचर इशू करे हैं ना 10,631, ये तो नॉर्मल इशू है ना, ये तो कॉलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो इनको तो हमें लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। तो 8% डिवेंचर, 10,631 डिवेंचर, हर एक की फेस वैल्यू 100 रुपए, फेस वैल्यू के साथ ही यहाँ मेंशन किया जाता है बेटा। तो 10,63,100 ये अमाउंट आपका आ गया। और अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ से भी आप देख सकते थे कि आपने ना जब पब्लिक को डिबेंचर इशू करे थे तो फेस वैल्यू पे कितने डिबेंचर करे थे, उन्हें लेंडर कितने का बनाया था 10 लाख का। और जब वेंडर को करे थे तो वेंडर को कितने करे थे डिबेंचर इशू, फेस वैल्यू पे 63,100। अब आप 10 लाख को और 63,100 को जोड़ दो तो इतना ही बनता है 10,63,100, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन था आपका कोलेटरल सिक्योरिटी पे, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सारे के सारे नोट्स आप कॉपी कर सकते हो बेटा, ठीक है, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आप अगर इसे कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आप कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, तो यहाँ पर तक जनरल तक कॉपी कर लो। फिर ये इसकी बैलेंस शीट है, ये यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो दोनों मेथड के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से एंट्री हमने करी, और फिर इसके बाद ये रही इनकी बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बैलेंस शीट मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, एंट्री आप लगा सकते हो, खुद लगा देना इसकी एंट्री, ठीक है, मैंने समझा भी दिया था। और ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये है इसकी एंट्री, ठीक है, डिबेंचर इशू लमसम और कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये इसकी एंट्री है। और लास्ट है जो कोलेटरल सिक्योरिटी पे आपने डिबेंचर इशू किया था, तो जो लोन लिया था बैंक से उसकी एंट्री आपने लगाई, पर यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड फॉलो करे थे कोलेटरल सिक्योरिटी का, तो जो हमने डिबेंचर इशू करे उसकी एंट्री हमने नहीं लगाई, क्योंकि हम फर्स्ट मेथड में कोई एंट्री नहीं लगाते, ठीक है। चलो ओके, और फिर ये रही इसकी बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडे मेरे बच्चे, और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे इन कंसेप्ट में तो आप इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके डाउट्स का बोलते हैं ना कि आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। और हो सके तो इस वीडियो को आप जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बेटा, आप कर सकते हैं। और आपका छोटा सा बोलते हैं ना कि एक स्टेप जो आप लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, वो मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चे, टाटा बाय बाय, सही होना।